हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। तो फाइनली आज हम 2014 के जो जियोग्राफी के ओल्ड पेपर क्वेश्चन है उसके लास्ट प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। यानी कि ये हमारा 2014 का पूरा सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम 3 मार्कर, उसके बाद 6 मार्कर और 15 मार्कर कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है 15 मार्कर, जो मैं आपको आखिर में ये भी बताऊंगा कि इसे 11 में कैसा लिखना रहेगा, यानी कि 300 के बाद में ये भी बताऊंगा कि 200 में कैसा लिखना रहेगा। अभी तो हम 300 की चर्चा यहाँ पर करेंगे और ये प्रश्न 300 में है, तो लगभग 290 तक आप जा सकते हैं बढ़िया सा डायग्राम बनाने, जो हमेशा की तरह मैं कहता हूँ। और इंडिया एमपी का मैप तो आपको बेहतरीन तरीके से आना ही चाहिए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और जो हमारा प्रश्न हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया हो, क्योंकि जियोग्राफी में एक समस्या जो सबसे बड़ी हमें दिखाई दे रही है वो ये कि ये ट्रांसलेट कर रहे हैं गूगल से हिंदी शब्दों को, इसलिए थोड़ी सी समस्या हमें यहाँ पर दिखती है। तो प्रश्न था कि भारत में नदियों के अंतः जुड़ाव की अवधारणा क्या है और प्रमुख प्रस्तावित अंतः जुड़ाव परियोजना का परिचय दे। तो कुल मिला के इसे इंग्लिश में इंटरलिंकिंग कहते हैं, और अगर आप भी उसे गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो यही लिखा हुआ आता है अंतः जुड़ाव। लेकिन वास्तविकता में ये कहना चाहता है कि नदी जोड़ो परियोजना जो है उसी के ऊपर प्रश्न है। कुल मिला के भारत में नदी जोड़ो परियोजना की अवधारणा क्या है, यानी कि हम किस विशेष मुद्दे को लेकर वो चाहते हैं और अभी तक कौन कौन सी प्रस्तावित है नदी जोड़ो परियोजना, वही हमें चर्चा करनी है। तो अंतर जुड़ाव को देखकर आपको यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न को हम लिखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और फिर आप भी जरूर लिखने की कोशिश करें, उसके बाद आप प्रश्नों की तरफ आए। चलो, तो शुरुआत में हमेशा एक तरह हमारा एक प्रस्तावना रहेगी कि नदियों में अंतर जुड़ाव की अवधारणा नदी जोड़ो परियोजना के नाम से प्रचलित है। भारत में आजादी से पूर्व ब्रिटिश काल में भी नदियों का संकीर्ण रूप से अंतर जुड़ा हुआ है, किंतु स्वाधीन भारत में कई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई है। भारत में अभी बहुत सारी नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही है, लेकिन अभी तक सभी प्रस्तावित ही है, कोई भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई है। तो ये एक हमारा पूरा प्रस्तावना थी यहाँ पर। अब सबसे पहली बात एक हमेशा याद रखें कि किसी भी उत्तर को लिखने से पहले आपकी भूमिका जरूर होनी चाहिए। भूमिका से मतलब प्रस्तावना नहीं, मतलब ये कि आप उस प्रश्न में कहाँ पर क्या क्या लिखने वाले। हालांकि एग्जाम में ये आपको काफी जल्दी सोचना होता है, लेकिन अगर अभी आप उत्तर लिख रहे तो आपके पास समय है कि आपको उत्तर में क्या क्या पूछा गया और किस किस वे में वो चीजें लिखनी होती है, क्योंकि नॉलेज होता है उसको एक्सप्लेन करने बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो वही आपको करना है। पहले प्रस्तावना लिखी आपने यहाँ पर, उसके बाद आपको बताना है कि नदी जोड़ो परियोजना क्या है। तो यहाँ पर हम बताना शुरू करेंगे कि भारत में कुछ नदियां वर्ष भर में जलमग्न होती हैं एवं अधिकांश मानसून पर निर्भर है। अतः वे नदियां जो जल अधिशेष को प्राप्त हैं, उन नदियों के जल को कम जल अधिशेष वाली नदियों तक पहुंचाकर जल संतुलन स्थापित करना। कुल मिला के नदी जोड़ो परियोजना इसी पर बेस्ड है कि जहां पर ज्यादा जल हो, कहीं पर कम हो, तो उनको जोड़कर बराबर जल की स्थापना की जाए। लेकिन ये तो हमने नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बता दिया। अब इसकी आवश्यकता क्यों? देखिए, प्रश्न में पूछा है ना आपसे अवधारणा, तो अवधारणा मतलब यही होता है कि आप उसको धारण क्यों करना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एमपीपीएससी को लेकर क्या अवधारणा है, मतलब क्या मान्यता है, एमपीपीएससी से क्या फायदे क्या नुकसान, क्यों करना चाहती हैं आप, तो बस नदी जोड़ो परियोजना में अवधारणा में यही है कि नदी जोड़ो परियोजना क्यों है, आवश्यकता इसकी क्यों है, यही आपको बताना है। तो आवश्यकता में हम बताएंगे कि भारत के वे नदियां जो जल अधिभार के कारण बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न करती, जैसे ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंगा, उन नदियों से सूखा क्षेत्र में स्थित नदियां, जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, विदर्भ हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इन क्षेत्रों में जल पहुंचाकर बाढ़ एवं सूखा दोनों समस्याओं को निपटा जा सके। तो यही एक मेन अवधारणा है कि कुल मिला के बाढ़ एवं सूखा दोनों समस्याओं से निपटा जा सके, यही है यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पर सबसे इसके अलावा एक और चीज जो हम देखें वो ये है कि खासकर वे इलाके जो सूखे हैं वहां तक जल पहुंचाना। बाढ़ तो कम करना इसका इतना ज्यादा उद्देश्य नहीं जितना सूखा क्षेत्र जो इलाके हैं उन तक क्या पहुंचाना है, पानी पहुंचाना। हालांकि एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ जल अधिशेष से तात्पर्य मनुष्य की व्यक्तिगत आवश्यकता से, नदियों की स्वयं की आवश्यकता से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर।
कि एक्चुअल में ये जो नदियों से हम बात कर रहे हैं कि बाढ़ आ रहा है वहां से पानी लेकर वहां तक आना, सूखा क्षेत्र, तो किसी नदी की आवश्यकता भी स्वयं की होती है क्योंकि वहां पर पारिस्थितिकी मंडल उपस्थित होता है। अब हम ये सोचते हैं कि जिस नदी से अगर हमारे द्वारा जल ले लिया गया उसके बावजूद भी अगर नदी में बच रहा है तो हमें लगता है कि अधिशेष है, लेकिन अधिशेष से मतलब हम सिर्फ मानवीय आवश्यकता देख रहे हैं, उस नदी के पारिस्थिति को नहीं देख रहे कि वहां पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे की फैक्ट आपके उत्तर को बहुत मजबूत बना देते हैं और परीक्षक की नजर में थोड़ा सा फिर अच्छा बन के उभरते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अवधारणा के रूप में ये भी चर्चा कर लेते हैं कि 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पश्चात किसी भी परियोजना के निर्माण से पूर्व एक विशेष समिति का गठन होगा जो सभी पहलुओं की जांच पड़ताल के पश्चात ही मंजूरी प्रदान करे। तो अब यहाँ पर क्या हम क्रम वाइज चल रहे, पहले वो क्या होता है, उसके बाद में हमने बात करी क्यों आवश्यकता है, और भारत में अगर कोई प्रमुख नदी जल परियोजना हो तो वो कैसे बन सकती है उसके लिए। तो यहाँ तक हमने चर्चा किसकी करी, नदी जल परियोजना की अवधारणा क्या है, कुल मिलाकर उनकी आवश्यकता है क्यों है। अब प्रश्न में सेकंड पोर्शन पूछा गया था आपसे कि प्रस्तावित प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना की आपको बात बतानी है या कौन कौन सी है। तो कुल मिला के प्रस्तावित ही है सभी की सभी, अभी तक कोई बनी नहीं है, तो उन्हीं को हमें चर्चा करना है एक एक करके। तो यहाँ पर ये कि भारत में प्रस्तावित प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है। पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत लगभग 3000 बांधों में भंडारण क्षमता के साथ 37 नदियों को 30 लिंक परियोजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इस महत्वाकांक्षी परियोजना में एनपीपी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को शामिल किया गया है, जिसके तहत 15,000 किलोमीटर की नहरें देश में बनेंगी। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लेते हैं ये नदी बह रही है, इसके अलावा ये नदी भी यहाँ पर जा रही है, तो इस नदी से इस नदी को जोड़ना है तो ये ऐसी बहुत सारी क्या बनेगी, फिर नहरें बनेंगी। अगर कोई एक और नदी यहाँ बह रही, इस नदी का पानी यहाँ पर लाना है, तो ऐसे में क्या होगा कि लगभग 30 नदियां तो एक दूसरे से हम जोड़ेंगे और इसमें ऐसे 37 लिंक बनेंगे, क्योंकि एक नदी को दो अलग अलग नदियों से भी जोड़ा जा सकता है। तो 30 के लिए आप ऐसा ना सोचे 15 ही बनेगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, थोड़ा गणित को अपना अलग रखें। उसके बाद में 15,000 नहरें जो हैं वो बनेगी। तो मैंने अभी बताया आपको कि अलग अलग जब हम जोड़ेंगे तो इस नहरों में से और छोटी छोटी नहरें निकलती जाएगी। तो कुल मिला के 14 और 16 ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है कि 14 हिमालयी होगी और 16 कैसी होगी, प्रायद्वीपीय होगी। अब इसका एक बढ़िया सा डायग्राम हमें बनाना रहेगा कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो जो परियोजना है उसमें कौन कौन सी परियोजना प्रमुख है वो हमें लिखना रहेगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हिमालय नदियां कितनी हैं, 14, और प्रायद्वीपीय नदियां कितनी, 16। जहां पर कुछ प्रमुख लिंक की हम बात करेंगे जो नदियां जोड़ी जाने वाली, जैसे कोसी से घाघरा जोड़ी जाएगी, घाघरा से यमुना। तो आप देखेंगे घाघरा का 2 बार नाम यहाँ आ रहा है। फिर फरक्का सुंदरबन, गंडक से गंगा, उसके बाद यमुना को राजस्थान की तरफ भेजना है ना, यहाँ पर कोई नदी नहीं है, यमुना से नहरें निकाल कर राजस्थान की तरफ भेजना। उसके बाद ब्रह्मपुत्र से गंगा, और देन इसके अलावा गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा और गंगा यमुना। तो ये एक पूरी 3 की लिंक बनेगी और गंगा यमुना की बनेगी। तो इसमें नदियां डबल भी दिख रही होगी आपको, तो ऐसा आवश्यक नहीं कि एक नदी से एक ही लिंक बने। उसके बाद प्रायद्वीप में बात करें तो बहुत फिक्स में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है गोदावरी कृष्णा, फिर कृष्णा से पेन्नार, केन बेतवा, पार्वती काली सिंह चंबल जो एमपी से ही है। उसके बाद में पार तापी और नर्मदा, ठीक है, छोटी नदी है पार। उसके बाद नेत्रवती हेमावती, तो ये क्या है, छोटे लिंक हैं। अब उसके बाद में ये तो हमने डायग्राम बना दिया, यहीं पर उत्तर खत्म नहीं होता है। आप इस बात को ना भूलें कि हम 300 शब्दों के अंदर घूम रहे हैं, तो इसकी और डिटेल में चर्चा हमें करनी पड़ेगी। तो हिमालय नदी परियोजना, इसके बारे में आप कुछ बातें करेंगे। तो इसके माध्यम से कोसी, गंडक, घाघरा नदियों के जल अधिशेष को पश्चिम में स्थानांतरित करना, ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपको स्थापित करना। एक नदी से दूसरी नदी ही नहीं होता है, एक क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र विशेष से किसी दूसरे क्षेत्र विशेष में यहाँ पर जल ले जाना। दूसरा है सिंचाई एवं नेपाल भारत सीमा पर उचित जल विद्युत ग्रहों की स्थापना करना, यानी कि इससे सिंचाई तो बढ़ेगी सही, और इसके अलावा नेपाल और भारत, क्योंकि ये जितनी भी नदियां हैं सारी तीनों नदियां ये नेपाल भारत सीमा पर ही आती है। वहां पर क्या होगा, जब ऐसे बहुत सारी नदियां बनेगी तो फिर बहुत सारे डैम भी बनेंगे और जल विद्युत ग्रह भी बनेंगे। उसके बाद में तीसरा है गंगा यमुना लिंक से हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र के सूखे क्षेत्र में जल आपूर्ति करना। तो गंगा यमुना लिंक करके फिर उस पानी को किस तरह पहुंचाना, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र क्षेत्रों। ये तो हुई हमारी किसकी बात, हिमालय नदियों की।
अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय नदी परियोजना की। प्रायद्वीपीय नदी परियोजना में जैसा हमें लिखा है इसके भी कुछ पॉइंट जरूर होंगे। तो पेन्नार, कृष्णा, वेगई नदी में जल आपूर्ति हेतु महानदी और गोदावरी को जोड़ने का प्रयास। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करें तो यहाँ पर ये नदियां हैं छोटी छोटी, पेन्नार, कृष्णा, वेगई। तो यहाँ से महानदी जोड़कर इन नदियों का पानी किस तरफ लाना है, नीचे की तरफ लाना है। उसके बाद केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड को पुनर्जीवित करना है। तो आपको पता होगा कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, काफी सूखा इलाका है, और केन बेतवा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड वाले हिस्से में ही बहती है। तो इनको जोड़कर यूपी और एमपी दोनों जगह फायदा पहुंचाने की यहाँ पर बात है। उसके बाद तीसरे की बात करें, चंबल, पार्वती, काली सिंध के माध्यम से दक्षिण राजस्थान एवं उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में जल आपूर्ति करना। तो आपको पता होगा कि राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश काफी सूखे क्षेत्र है यहाँ पर, तो इस क्षेत्र में क्या पानी इस तरफ पहुंचाना। तो ये तो हमने सारी बातें कर ली यहाँ पर। अब फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंक्लूजन तो देना ही पड़ेगा। और कंक्लूजन यानी कि उपसंहार की हम बात कर रहे हैं, तो उपसंहार आपको फाइनली देना पड़ेगा कि इससे फायदा नुकसान क्या है। तो हम लिखेंगे कि हालांकि 1980 के दशक से भारत में 30 परियोजना प्रस्तावित ही है और धरातल न होने का प्रमुख कारण पर्यावरणविद एवं ग्रामीण जनता का मुखर विरोध है एवं पारिस्थितिकी छेड़छाड़ है, जिसके परोक्ष परिणाम भयंकर है। जैसे केन बेतवा लिंक का पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरना, जिसमें 8 लाख पेड़ कटने की संभावना, जंगल पारिस्थितिकी संभावना समाप्ति। हालांकि यहाँ तो मैंने बहुत छोटी बात करी। इसके अलावा जब भी नदी परियोजना जोड़ी जाती है, बहुत सारे आदिवासी जो होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वे वहां से विस्थापित होते हैं, उनका फिर पुनर्स्थापन से होता नहीं है, पेड़ पौधे घटते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। तो ये समस्या भी क्रिएट करती है, और जब आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नुकसान भी आपको भयंकर देखना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसे पूरा किया 300 में। अब बात आती है 200 में, तो कुल मिला के आपको 100 शब्द काटना है यहाँ पर। तो 100 शब्द काटना है, तो वही वाली बात है यहाँ पर कि आपको प्रस्तावना तो आप ये बिल्कुल लिखिए यहाँ पर। ओके, प्रस्तावना आप यहाँ पर लिख कर उसके बाद में नदी जोड़ो परियोजना के बारे में भी आपको लिखना रहेगा, और नदी जोड़ो परियोजना के बारे में लिखकर इसी के बारे में आवश्यकता आप इसी के अंदर शामिल कर दें। एक काम जरूर करें आप, इसमें 200 करना है तो 100 शब्द मुझे निकालने हैं। तो 100 शब्द निकालने के मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो आवश्यकता वाला क्यों पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा करके 2-3 लाइन में इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। चाहे तो जो ब्रैकेट में नदियां लिखी है ना लिखें, तो आपके शब्द बच जाएंगे, और आवश्यकता वाले पॉइंट को ही हमें ऊपर शिफ्ट करना रहेगा। उसके बाद में ये बात लिखने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, ये वाले कि इसमें क्या है, ये तो हमने एक्स्ट्रा में लिखा था। उसके बाद भी ये लिखने की भी आपको कोई जरूरत नहीं रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उसके बाद सीधा साहब आ जाइए, भारत में प्रस्तावित प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना, और ये आप लिख दीजिए। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि ऊपर की काटा पीटी करके फाइनली मैं 100 शब्द तो खत्म कर चुका हूँ। फिर भी आप यहाँ से भी कुछ शब्द काट सकते हैं, हालांकि ये तो आपको लिखना रहेगा इसका। उसके बाद ये बढ़िया सा डायग्राम बनाइए, इसके नंबर नहीं कटते हैं। और चाहे तो इस हिमालय नदी परियोजना में सिर्फ आप 2 पॉइंट लिख दें, और ये जो आपका एक और प्रायद्वीपीय परियोजना इसमें भी 2 पॉइंट लिख दें, तो फाइनली हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और उपसंहार आप सिर्फ 3 लाइन का लिख दें तो हमारा उत्तर किसमें शिफ्ट हो जाएगा, 300 में, 200 में। तो जो भी अगर 2020 और 21 के सिलेबस के अनुसार है, तो वो इस उत्तर के बाद कोशिश करें कि आप आधा कैसे लिखेंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप मेरा वीडियो देखकर चले जाएंगे और आप रोबोट फिल्म के चिट्ठी हैं, तो ऐसी आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि देखने सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इसे देखिए, सुनिए और फिर लिखने का प्रयास जरूर करिए। मैं रोजाना क्वेश्चन फेसबुक, व्हाट्सएप और इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी सब जगह भेज देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सुबह दिन भर आपके पास में लिखिए, और उसके बाद में रात को समय मिलता है तब तक आप वापिस आइए, अपना उत्तर यहाँ पर जरूर चेक कीजिए। चलिए, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया प्रश्न का उत्तर से आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे और आप भी इसे बेहतरीन लिखने का प्रयास करेंगे। चले साथियों, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।